दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायदे आज़म की सियासी जद्दोजहद और पाकिस्तान का सफर और पाकिस्तान के बनने के बारे में जो मालूमात हम आपको फराहम कर रहे हैं, आज उसका अगला हिस्सा है और ये किताब लिखी है हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। आज शुरू करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की आमद। पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया था लंदन में रवानगी हो गई थी, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो इतनी कामयाब नहीं रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन की आमद। अब हिंदुस्तान के सब अदारों में तकसीम हिंद की फिजा पैदा हो गई थी। इधर बरतानिया के लिए भी अब हिंदुस्तान में हुकूमत करना दोभर हो गया था। चुनाचे बरतानिया के वजीर आजम ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि लॉर्ड जेवल्ड की जगह माउंटबेटन वाइसराय मुकर्रर किया जा रहा है और हुकूमत जून 1948 से पहले हर सूरत में इक़्तिदार अल-बर सगीर को मुंतकिल कर देना चाहती है। इस सिलसिले में कहा गया कि अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता ना हो सका तो फिर हुकूमत बरतानिया खुद फैसला करेगी कि आया हुकूमत एक हिंदुस्तान को या बटे हुए हिंदुस्तान को सौंपी जाए। माउंटबेटन 22 मार्च को दिल्ली पहुंचा। माउंटबेटन ने सिर्फ चंद रोज में तकसीम हिंद का मंसूबा बना डाला। वो नेहरू का जाती दोस्त था। पीपी मेनन उसका मशीर था, जिसके तमाम कांग्रेसी लीडरों के साथ ताल्लुकात थे। माउंटबेटन को हुकूमत बरतानिया की तरफ से हदायत की गई थी हत्तुल इम्कान काबीना मिशन के मंसूबे की बुनियाद पर कोई हल तलाश करे और मुल्क को तकसीम होने से बचाए। मगर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उसे यकीन हो गया कि ये तकसीम मुल्क बगैर चारा नहीं। उसने पहले सरदार पटेल और फिर नेहरू को इस बात आमादा किया कि पंजाब और बंगाल को तकसीम करके मुसलमानों का एक रियासत का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए। उसने तवक्को जाहिर की कि जिना ऐसा फटा और चंद दिन का मेहमान पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान बन भी गया तो वो जल्द ही मजबूरन हिंदुस्तान में आज शामिल होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुओं से साजबाज कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के निजाम का ताल्लुक है, देखना ये है एक मुस्तकिल इमारत बनाई जाए या एक झोंपड़ी या महज एक छोलदार खड़ी कर दी जाए। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, हम एक छोलदार खड़ी कर रहे हैं। ये था नमूना माउंटबेटन की दयानत का। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हिंदुओं ने हुकूमत बरतानिया ही की आड़ ली और हुकूमत बरतानिया हिंदुओं को मदद देने से नहीं कतराए। आगे बात करते हैं 3 जून के मंसूबे की। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने मशीरों से मिलकर नए मंसूबे पर काम करना शुरू किया। उसने एक मंसूबा तैयार किया और उसके लिए हुकूमत बरतानिया की मंजूरी हासिल कर ली, लेकिन नेहरू ने गुस्से से ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया। उसने एक और मंसूबा तैयार किया और उसके लिए पंडित नेहरू की मंजूरी कबल अज वक्त ही हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से कतन मशवरा न लिया गया। माउंटबेटन खुद इस मंसूबे को लंदन ले गया। हुकूमत बरतानिया ने इसका मंसूबा बगैर किसी तब्दीली के कबूल कर लिया। माउंटबेटन 31 मई 1947 को हिंदुस्तान वापस आया और कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से सलाह मशवरा शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे पर गौर करने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन माउंटबेटन ने उससे इत्तफाक न किया। आखिरकार कायदे-ए-आज़म को रजामंद होना पड़ा। 3 जून 1947 को नेहरू, कायदे-ए-आज़म और एक सिख लीडर ने रेडियो पर इस मंसूबे को कबूल करने का ऐलान कर दिया। इस खाका मंदरजा झैल है। नंबर 1, बरे सगीर 2 अलग अलग ममलिकतों में तकसीम कर दिया जाएगा, जिन्हें शुरू में तो नौ आबादी हैसियत हासिल होगी। नंबर 2, पंजाब और बंगाल की सूबाई असेंबलियों से राय लेने के बाद इन सूबों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और इस गरज से 2 हदबंदी मिशन मुकर्रर किए जाएंगे। नंबर 3, सिंध और आसाम की मजालसे कानून साज अपने अपने सूबों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। नंबर 4, सूबा सरहद और सिलहट में अस्तिस्वाब कराया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि वहाँ के बशिंदे किस ममलिकत में शामिल होना चाहते हैं। नंबर 5, रियासतों को इख्तियार होगा कि वो जिस मुल्क में चाहें शामिल हो जाएं। नंबर 6, बर्रे सगीर की मुसल्लह अफवाज और असासों की तकसीम कर दी जाएगी। वाइसराय ने ये ऐलान भी किया कि 15 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा। आइंदा वाक़यात से जाहिर हुआ कि उन्होंने आज़ादी की तारीख
تاریخ اس وجہ سے قریب تھی کہ پاکستان کو مضبوط حکومت قائم کرنے کا وقت ملے۔ انہیں معلوم تھا کہ سکھ کافی اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور پاکستان بنتے ہی قتل و غارت شروع ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے ہر قسم کی مشکلات پیدا کی جا سکیں گی۔ اب آتے ہیں اس ٹائٹل کی طرف جس کے لیے تک اتنی تگدو ہوئی، وہ ہے قیام پاکستان۔ 3 جون کے منصوبے کو تیزی سے عملی صورت دی جانے لگی۔ سندھ اسمبلی نے 40 ووٹوں کے مقابلے میں 30 ووٹوں سے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان کے شاہی جرگے نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ صوبہ سرحد کے استصواب میں کانگریس کو اپنی شکست نظر آئی تو عید الغفار خان سے آزاد افغانستان کا مطالبہ کرایا گیا۔ یہ چال بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ صوبہ سرحد نے بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ سلہٹ کے استصواب کا نتیجہ بھی یہی رہا۔ پنجاب اور بنگال کے ہندو ارکان اسمبلی نے صوبوں کی تقسیم کے حق میں رائے دی تھی۔ اب ملک تقسیم کر دینے کا فیصلہ ہو گیا تو ان 2 مملکتوں کے گورنر جنرل کا مسئلہ اٹھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بننے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کونسل کی منظوری کے بغیر اس کو ماننے سے معذوری ظاہر کر دی۔ کانگریس جو اب تک اپنے آپ کو انگریزوں کا مخالف بتاتی رہی تھی، اس نے ہندوستان کی گورنر جنرلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پیش کی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے گورنر جنرل بننے پر اصرار کیا تو جولائی 1947 میں قائد اعظم نے حتمی طور پر اس سے انکار کر دیا۔ اس سے ماؤنٹ بیٹن کو سخت صدمہ ہوا۔ کانگریس کا دوست وہ پہلے ہی تھا، اب وہ پاکستان کا دشمن بھی بن گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن حکومت برطانیہ کا اعلی کار تھا اور جو کچھ کرتا تھا حکومت کی ہدایت پر کرتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کا پہلا گورنر جنرل بننے کے لیے اس کی کوششیں حکومت برطانیہ کی مخصوص حکمت عملی کا نتیجہ تھیں، جسے ناکام بنانا قائد اعظم کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن دونوں میاں بیوی ہندو نواز تھے۔ اخبار اسٹیٹس مین کا انگریز ایڈیٹر اسٹیفنس لکھتا ہے، میں ان کے یک طرفہ فیصلوں سے چونک پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لارڈ اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہندو نواز گئے ہیں۔ اس رات گورنمنٹ ہاؤس کی جنگ کی سی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ اور مسٹر جناح دشمن سمجھے جا رہے تھے۔ یہاں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر، نگاہ بلند سکون دل نواز جاں پرواز، یہی ہے رخت سفر تیر کارواں کے لیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔